मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया है कि मेरे मैटर से दूर रहा करो। मुझे अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाने के लिए मेरे माँ बाप जिंदा हैं। तुम्हें मेरा बाप बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जब बोलने पर आई तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जबकि राहिल मेरी बातों को इग्नोर करके सुकून से गाड़ी से टेक लगाकर मोबाइल पर मैसेज टाइप करने में बिजी था। क्या हुआ? क्या तुमने थोड़ी देर पहले कुछ कहा? इतने गुस्से में क्यों हो? मोबाइल से सर उठाते हुए उसने शांत अंदाज में पूछा। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसके बाल जोर जोर से खींच लूं, उसको गंजा कर दूं, जिसको ऊपर वाले ने मेरे टेस्ट लेने के लिए इस दुनिया में भेजा था। मैं कह रही थी कि तुम थोड़ा सा वक्त निकाल कर मर क्यों नहीं जाते? आइडिया अच्छा है, सोचूंगा, लेकिन फिलहाल जल्दी से गाड़ी में बैठो, हमें देर हो रही है। मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। अलीशा, मैं 3 तक गिनूंगा, इसके बाद भी अगर तुम अपनी मर्जी से गाड़ी में नहीं बैठी तो फिर जो तुम्हारे साथ करूंगा वो तुम्हें किसी भी सूरत पसंद नहीं आएगी। उसने मेरी आंखों में देखते हुए मुझे धमकी दी थी। ना तो मैं तुमसे डरती हूँ और ना ही मुझे तुम्हारी धमकियों से डर लगता है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। तुम मेरी परमिशन के बिना मेरे पास। मेरे बाकी के शब्द मुंह में ही रह गए थे। राहिल ने अगले ही लम्हे मुझे अपने कंधे पर उठा लिया था। मैं जोर जोर से उसकी कमर पर मुक्के बरसा रही थी, मगर उसको तो जैसे किसी चीज की कोई फिक्र ही नहीं थी। उसकी चौड़ी कमर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जोर से मुझे गाड़ी में पटकते हुए उसके बाद उसने ड्राइविंग सीट संभाल ली थी। तुम एक बहुत ही बदतमीज इंसान हो। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुमसे कितनी नफरत करती हूँ। मुझे भी तुमसे कोई उम्मीद नहीं है कि तुम मुझे थैंक यू कहो कि मैं तुम पर तरस खाकर तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, वो भी अपनी नींद खराब करके। मेरी फ्रेंड की यूनिवर्सिटी में मेरे फेवरेट सिंगर का कॉन्सर्ट था। मैं उसकी बहुत बड़ी फ़ैन थी। इस वक्त रात के 2 बज रहे थे। मेरी फ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए निकल गई थी, जबकि मैं यूनिवर्सिटी के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई थी। वहाँ अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट मौजूद थे। उनमें से कुछ तो आउटिंग का प्लान बना रहे थे और कुछ घर जाने के लिए परेशान हो रहे थे। मैंने अपने ड्राइवर को कॉल मिलाई थी, मगर उसका नंबर बंद जा रहा था। मैंने उन्हें समझाया भी था कि टाइम से यहाँ पहुँच जाना, इनको तो मैं सबसे पहले नौकरी से निकलवाती हूँ। मैंने नंबर काट कर गुस्से से अपने आप से कहा था। अचानक ही मेरे कानों में आवाज़ गूंजी, तुम्हारा कजिन तुम्हें लेने के लिए आया है, वो बाहर खड़ा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। मुझे लगा था कि शायद रेहान मुझे लेने के लिए आया है, लेकिन गाड़ी के साथ टेक लगाकर खड़े राहिल को देखकर मेरे पूरे शरीर में आग लग गई थी। वो भी मुझे देखकर मुस्कुराता हुआ मेरी तरफ बढ़ा था। चलिए मैडम साहिबा। राहिल का दिल चाह रहा था कि वो मुझे उठाकर ऐसी जगह फेंक दे जहाँ से मैं कभी वापस ना आ सकूं। उसे मेरी हरकतें एक आग भी नहीं भाती थी। उसका बस नहीं चलता था, वो मुझे बोरी में लपेटकर बाहर निकलवाता। लेकिन क्योंकि मेरे माँ बाप काफ़ी मॉडर्न थे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। यही वजह थी कि मैं अपनी मनमानियाँ करती थी। जहाँ तक राहिल का सवाल था, तो वो मेरे चाचा का सबसे छोटा बेटा था। हद से ज़्यादा ज़िद्दी, सेल्फिश, अपनी मनमानी करने वाला। जिस चीज़ पर उसका दिल आ जाता था वो उस चीज़ को अपना समझने लगता था। अपने मकसद को हासिल करने के लिए वो किसी भी हद से गुजर जाता था। वो बहुत ही सेल्फिश था। वो इंसान इसी वजह से मुझे कभी भी पसंद नहीं आता था, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक उसने हमेशा ही मेरे मैटर में इंटरफेयर किया था। मैं कभी भी अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकती थी। वो हर जगह पर आकर खड़ा हो जाता था। अभी भी मैंने राहिल के साथ जाने से इनकार किया था, तो वो हर तरह की तमीज़ को साइड पर रखकर मुझे अपने कंधे पर उठाकर गाड़ी में पटक चुका था। जब मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम यहाँ पर नहीं आओगी, तो फिर क्यों आई हो? मैं तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारी हर बात मानूंगी। बहुत बुरी बात है अलीशा, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो इस तरह की बातें कर रही हो, या फिर मुझे तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों के बारे में समझाना पड़ेगा। वो जानबूझकर इस अंदाज में बोलकर मुझे गुस्सा दिला रहा था। मैं अपनी करवट बदल कर रह गई थी। राहिल के होठों पर एक चालाक सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। मैंने थोड़ी देर पहले जो बदतमीजी की थी वो उसका हिसाब लेने का इरादा कर चुका था। गाड़ी जैसे ही हवेली के सामने जाकर रुकी, मैं बिना उसकी तरफ देखे तेजी से उतरी और भागती हुई लॉन्ज में आ गई थी। लेकिन सामने का नज़ारा देखकर मेरी आंखें अपनी जगह पर जम गई थी। सामने ही दादी अपने तख्त पर बैठी थी। पास ही मेरे डैडी भी बैठे हुए थे। उन्होंने अपना सर दोनों हाथों में गिराया हुआ था। थोड़े ही फासले पर चाचा चाची और बाकी कज़न भी मौजूद थे। मेरी मम्मी गुस्से से चिल्लाती हुई मेरे पास आई और एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर मार गई। मैंने पहले अपनी माँ के चेहरे को देखा और फिर वहाँ पर खड़े बाकी सब लोगों को घूरा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ हो सकती हो।
वो जोर से चिल्लाते हुए बोली थी, मैंने तुम्हें आज़ादी दी थी, इसका मतलब ये नहीं था कि तुम हमारी इज्जत की परवाही करना छोड़ दो। मैं अभी तक समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है और मेरी माँ मुझे किस बारे में बात कर रही हैं। राहिल की पहुंच बहुत ऊपर तक थी, जबकि वह एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, लेकिन उसके संबंध बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ थे। जिस यूनिवर्सिटी में मेरी दोस्त के साथ मैं कंसर्ट पर गई थी, वहाँ पर पुलिस वालों ने रेड मारी थी। उन्होंने ड्रग्स स्मगलिंग करने वाले लोगों को पकड़ा था। ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब हम दोनों उस यूनिवर्सिटी से बाहर निकले थे। मेरी बेस्ट फ्रेंड उसी का हिस्सा थी। राहिल ने खानदान वालों को कॉल करके मेरे खिलाफ भड़का दिया था। वो कैसे खामोशी से बैठ सकता था, कैसे मेरी बदतमीजी को नज़रअंदाज कर सकता था। उसकी भी आदत थी, जब तक वो अपना हिसाब बराबर नहीं करता था तब तक उसके दिल को सुकून नहीं मिलता था। हवेली वालों ने मुझे बहुत ही बुरी तरह बेइज्जत किया था। मेरे डैडी ने मुझसे गाड़ी की चाबी वापस ले ली थी। मैं गुस्से से भागती हुई अपने कमरे में चली आई थी। लगातार रोने की वजह से मेरा काजल फैल गया था। कमरे में जाकर मैंने सारी चीज़ों को ज़मीन पर फेंकना शुरू कर दिया था। जिया भी मेरे पीछे पीछे भागती हुई अंदर आई थी। उसने जल्दी से दरवाज़ा लॉक किया और चिल्लाते हुए बोली, ये क्या कर रही हो तुम, पागल तो नहीं हो गई? हाँ, मैं हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ। ये सब कुछ उस घटिया इंसान की वजह से हुआ है। मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, मैं उसको जान से मार दूंगी। वो खुद को क्या समझता है, वो जितना अच्छा बनता है। मैं ये भी जानती हूँ, न जाने कितनी मासूम लड़कियों को उसने अपने पीछे लगाया हुआ है। मैं उसके करतूतों के बारे में चाचा को बताऊंगी। क्या तुम्हारे पास सबूत है? मैं ये सुनकर सुन होकर अपनी जगह पर रुकी थी। मेरे पास सबूत नहीं थे। राहिल कहीं पर भी अपने सबूत नहीं छोड़ता था और ना ही मेरे पास कोई ऐसा सबूत मौजूद था जिसकी वजह से मैं राहिल को फंसा सकती। मैं वही बेड पर बैठ गई थी। मैंने अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया था। देखो, अगर तुम ठंडे दिमाग से सोचो तो ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही बेहतर हुआ है। वाह, क्या कहना है। जिंदगी में पहली बार मेरी माँ ने उस घटिया इंसान की वजह से मुझ पर हाथ उठाया है और तुम कह रही हो कि ये सब कुछ मेरे लिए बेहतर हुआ है। मुझे फिलहाल किसी से बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। यार अलीशा, तुम खुद ठंडे दिमाग से सोचो। अगर वो वहाँ पर तुम्हें लेने के लिए नहीं जाता, अगर वो तुम्हारी मदद नहीं करता, तो तुम अभी जेल के अंदर होती। तुम तो जानती हो इंडिया में पुलिस का क्या हाल है। ये तो उस इंसान को भी मुजरिम बनाकर अदालत में पेश कर देती है जिसने जिंदगी में कोई मक्खी भी नहीं मारी हो। मेरे बाप के होते हुए कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली थी, सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारे डैडी को ही होता। वो इस साल इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। खैर, तुम्हें समझाना मुश्किल है, मेरे लिए तो नामुमकिन है। ये कहकर वो ठंडी सांस भरती हुई तेजी से उस कमरे से बाहर निकल गई थी। उसके जाने के बाद मैं गिरने वाले अंदाज में बेड पर लेट गई थी। मैं तुमसे हिसाब किताब बराबर करके रहूंगी राहिल। अब तुम मेरे हाथ चढ़ गए हो, अब तुम खुद को मेरे चुंगल से बचा कर दिखाओ। ये कहकर मैंने करवट बदली। थकान के मारे मेरी हालत खराब थी। अगले कुछ मिनट में मैं नींद की गहरी वादियों में चली गई थी। सुबह जब मैं सोकर उठी तो बाहर से शोर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेरे मामू और चाचू के सारे बच्चे लाउंज में इकट्ठे थे। कुछ ही दिनों के बाद मेरी कजिन की एंगेजमेंट थी और इसी की तैयारी हो रही थी। मैंने बेरुखी से अपनी गर्दन ना के इशारे में झटकी। किचन में जाने ही लगी थी कि मेरा सर किसी मजबूत चीज से जाकर टकराया था। मैं कांप कर रह गई थी। इससे पहले कि मैं जमीन पर गिरती, राहुल ने मुझे अपने बाजू में थाम लिया था। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी पर्सनालिटी के जादू से तुम अंधी हो जाओगी। आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। तुम जैसे पर्सनालिटी रखने वाले लोगों को तो मैं दूसरी बार नज़र उठाकर भी देखना पसंद नहीं करती। हाँ, मैं जानता हूँ तुम पहले ही नज़र में जी भर कर देख लेती हो। इससे तुम्हारा 2 महीने के लिए गुजारा हो जाता है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम मेरे दुश्मन हो। अगर दुश्मन इस तरह खूबसूरत हो तो दुश्मनी निभाने का भी मज़ा आता है। वो हल्का सा मेरे चेहरे पर झुकता हुआ प्यार भरे लहजे में बोला था, जबकि मैं उसके चेहरे को घूर कर देख रही थी। आज यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा इवेंट था जो मैंने ही अरेंज करवाया था। क्योंकि मैं इवेंट सोसाइटी की हेड थी, मुझे थोड़ी ही देर में यूनिवर्सिटी के लिए निकलना था। जब मैं लॉन से बाहर आई तो मुझे याद आया कि गाड़ी की चाबी तो मेरे डैडी ने वापस ले ली थी। मैंने रोहन को अपने साथ चलने के लिए कहा तो उसने भी लाल झंडा दिखा दिया, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही उसके मांगने पर अपनी बेस्ट फ्रेंड का नंबर नहीं दिया था। और इस बात पर रेहान आज तक मुझसे नाराज था। मैं बस उसके चेहरे को घूर कर रह गई थी। हवेली के सब लोगों से मैंने मदद मांगी थी, कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। फिर आखिरकार राहिल मजबूती चाल चलता हुआ मेरे पास आया। अगर तुम मुझे प्लीज कहो तो हो सकता है मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दूं। अपना ये एहसान अपने पास रखो, मुझे तुम्हारे एहसान की ज़रूरत नहीं है।
मैं नफरत से अपना सर झटकते हुए बोली। इस वक्त मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी थी। ये मेरी यूनिवर्सिटी फेलो थी। यार अलीशा, तुम कहाँ पर रह गई हो? प्रोफेसर बहुत गुस्सा कर रहे हैं। तुम तो जानती हो कि यहाँ पर आकर तुम्हें ये सब कुछ हैंडल करना है। हमें तो किसी चीज़ के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। अयान को इमरजेंसी हो गई है ना, वो भी आज नहीं आया, वरना वो खुद ही सबको संभाल लेता। मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर अंदर पहुँचो, वरना मैं अकेला ही चले जाऊँगा। ये कहकर वो बाहर निकल गया था। मैं ना चाहकर भी उसके साथ गाड़ी में जाकर बैठ गई थी। हम दोनों एक साथ यूनिवर्सिटी के अंदर आए थे। मेरी दोस्तों ने हम दोनों को रश्क भरी नज़रों से एक दूसरे के साथ चलते हुए देखा था। हम दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल परफेक्ट लगते थे। यार कसम से ये क्या बंदा है, एकदम हॉट। फिजा दांत पीसते हुए बोली। मैं तो चाहती हूँ कि मुझे इस तरह का जहरीला सांप डसे और अपना सारा जहर मेरे अंदर उतार दे। फिजा ने ऐसे अंदाज में कहा कि वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ खड़ी थी वो सब हंसने लगी थी। मैं मुंह फेर कर रह गई थी। ऐसा जहरीला सांप तुम्हें ही मुबारक हो। मेरी तरफ से ये इंसान भाड़ में जाए। नफरत से सर झटकती हुई मैं इवेंट की साइड पर आ गई थी। अयान थोड़ी ही देर पहले वहां पर पहुंचा था। वो अभी भी वहीं पर मौजूद था। मुझे देखकर वो धीमे से अंदाज में मुस्कुरा दिया था। जैसे ही मैं उसके पास जाकर खड़ी हुई, अयान ने मेरी कमर पर अपने हाथ रखे थे और मुझे हल्का सा दबाया। मैं सिसक कर तेजी से उससे दूर हटी। तुम क्या कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गए? कोई देख लेगा। मैंने चारों तरफ निगाहें दौड़ाई थी। हम लोगों की तरफ कोई भी नहीं देख रहा मेरी जान। और कौन सा मैं तुमसे सारे हक मांग रहा हूँ? मैं बस तुम्हें थोड़ा सा महसूस कराना चाहता हूँ। ये कहकर शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए वो मेरी तरफ बढ़ा था, तो मैं तेजी से दूर हटी थी। मैं और अयान यूनिवर्सिटी के पहले सेमेस्टर से ही एक दूसरे के साथ थे। क्लास फेलो होने के साथ साथ हम बहुत ही अच्छे दोस्त भी थे। कुछ ही दिन पहले ही अयान ने मुझे प्रपोज किया था। मैं भी अपने दिल में उसके लिए फीलिंग्स रखती थी, क्योंकि वो वैसा ही इंसान था जैसा मुझे अपना लाइफ पार्टनर चाहिए था। मजबूत इरादों का मालिक, एक अच्छी फैमिली बैकग्राउंड रखने वाला हैंडसम। अयान मुझे मेरे दिल के बहुत करीब महसूस होता था। इवेंट की सेटिंग करने के बाद हम दोनों साइड पर जाकर खड़े हो गए थे। वहाँ पर हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। अयान ने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया तो मैं अचानक नजरें चुराने लगी थी। तुम शर्माते हुए बहुत प्यारी लगती हो। नहीं, मैं शर्मा नहीं रही हूँ। और मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है तुमसे शर्माने की? वो तो तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर मुझे अंदाज़ा हो ही गया है। वो मेरे गालों को प्यार से खींचते हुए बोला था। मुझे बताओ, मैं तुम्हारे घर पर कब रिश्ता लाऊं? नहीं, अभी नहीं। मैं एकदम ही बोल पड़ी। फिलहाल मम्मी राजी नहीं होंगी, क्योंकि अभी हम दोनों ही पढ़ रहे हैं। तुम्हें तो पता है कि मेरी फैमिली किस तरह की है। जब तुम स्टडीज़ कंप्लीट करके अपने डैडी के बिजनेस को संभाल लोगे, उस वक्त मेरे लिए रिश्ता लेकर आना। ठीक है मेरी जान, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। हम दोनों एक दूसरे के साथ बातों में बिजी थे कि अचानक ही राहिल आता हुआ नजर आया। अयान के माथे पर बल पड़ गए। मैंने फौरन अयान से दूर होकर उसका हाथ छोड़ दिया, मगर वो हम दोनों को इग्नोर करता हुआ दूसरी साइड पर चला गया था। तुम्हारा ये कजिन मुझे पागल लगता है, उसने गुस्से से राहिल को घूरते हुए कहा था। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये ऐसा ही है। मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली तो अयान भी मुस्कुरा दिया था। इवेंट खत्म हो चुका था। बाद में हम दोनों को अवार्ड भी मिला था, क्योंकि हम दोनों ने बहुत अच्छी मैनेजमेंट की थी। हर चीज़ को अच्छी तरह से दिखाया था। जब मैं इवेंट से फ्री होकर यूनिवर्सिटी से निकलने लगी थी, तभी मैं अयान के साथ थी। मैंने अयान के हाथों को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। वहाँ पर बहुत कम स्टूडेंट थे और ये हमारे डिपार्टमेंट के भी नहीं थे। फिर से राहिल को गाड़ी के साथ टेक लगा खड़ा देखकर मेरे माथे पर बल पड़ गए थे। मैंने जल्दी से अयान का हाथ छोड़ दिया था। क्या तुम्हें इस पागल से डर लगता है? अयान ने सामने खड़े राहिल को घूरते हुए पूछा, जो अयान को गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे राहिल उसे आंखों ही आंखों में जिंदा निकलने का इरादा रखता है। अयान अभी उस इंसान को जानता नहीं था, मगर मुझे पता था कि वो उसका बड़ा काम तमाम करने का हुनर रखता है। तुम अपनी गाड़ी लेकर यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्या तुम मेरे साथ पार्किंग एरिया में नहीं चलोगी? क्या तुम इससे डर रही हो? नहीं, मैं इससे नहीं डरती। तो फिर चलो, प्रॉब्लम क्या है? अयान ने फिर से मेरा हाथ अपने हाथों में लिया था। इस बार राहिल का गुस्सा जवाब दे गया था। वो लंबे लंबे कदम बढ़ाता मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे यकीन है कि तुम नहीं चाहोगे यहाँ पर किसी भी तरह का कोई तमाशा लगे। इसी वजह से जाकर चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। अयान, मैं चलती हूँ। मैं ये कहकर जाने ही लगी थी कि अयान ने मुझे बाजू से पकड़कर अपने पास खींच लिया था। मेरा सर जोर से अयान के सीने के साथ जाकर लगा था। हम दोनों इस वक्त एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे। ये देखकर राहुल का खून खोलने लगा। ये मेरी है और ये मेरे साथ जाएगी। ओहो, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये तुम्हारी है?
क्या तुमने इससे शादी की है? वो उसकी आंखों में आंखें डालता हुआ दो टूक अंदाज में सवाल करने लगा था। एक लम्हे के लिए अयान घबरा गया था। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ऐसे रिश्तों में मोहब्बत नहीं होती, बल्कि हवस होती है। तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें तो मैं बाद में समझता हूँ। वो अयान को आंखों ही आंखों में वहां से जाने का इशारा करता हुआ फिर से मेरी तरफ ध्यान देने लगा था। अब की बार अयान ने उसके सीने पर हाथ रखा। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसने अपनी जिंदगी में कितनी बड़ी गलती कर दी है। उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई थी। राहिल उसके ऊपर बैठकर उसको मार रहा था। बहुत से लोग वहां पर जमा हो गए थे। अगर वो लोग राहिल को अयान से अलग नहीं करते तो वो उसको जान से मार डालता। मैं पास ही डरकर खड़ी थर थर काँप रही थी। मैंने एक दो बार राहिल को पीछे हटाने की कोशिश की थी, मगर नाकाम हो गई थी। डर के मारे मेरा बुरा हाल था। मैं ये सब कुछ तो नहीं चाहती थी। मेरे पेरेंट्स पहले ही मेरी हरकतों से बहुत तंग आ चुके थे। अगर राहिल मेरे पेरेंट्स को ये सब कुछ जाकर बता देता, ये सोचकर ही मेरी जान निकलने लगी थी। और ऊपर से अपने बॉयफ्रेंड की हालत देखकर मेरी तबीयत अलग खराब हो रही थी। वो इसको हॉस्पिटल। राहिल मेरी तरफ बढ़ा तो मैं कांपते हुए लहजे में बोली थी। अभी जो रूप मैंने राहिल का अपनी आंखों से देखा था, उसके बाद मैंने उससे बहस करना सही नहीं समझा था। न जाने क्यों ये इंसान एकदम मेरे अंदर इंटरेस्ट लेने लगा था। मैं समझ नहीं पा रही थी। इस कुत्ते को यहीं पर मरने के लिए छोड़ दो। ये इस काबिल ही नहीं है कि इसकी जान बचाने के लिए इसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाए। वो मुझे बाजू से पकड़कर मुझे घसीटता हुआ साइड पर ले गया। मैंने तुम्हें समझाया था कि इस तरह के लोगों से दूर रहो। तुम्हें मेरी एक बार कही हुई बात समझ में क्यों नहीं आती है? वो मुझे दोनों कांधों से पकड़कर जोर जोर से झंझोड़ रहा था। तुम मुझ पर हक जताने वाले होते कौन हो? मैं तुम्हारा। वो बात कहते कहते एकदम ही खामोश हो गया था। तुम्हारे चाचा का बेटा हूँ, गांव का होने वाला सरदार हूँ। तो अपनी सरदारी जाकर गांव के लोगों पर झाड़ो। मेरी जिंदगी में क्यों तूफान बनकर आ गए हो? ऊपर वाले का वास्ता है, मुझे मेरी मर्जी से मेरी जिंदगी जीने दो। मुझे तुम जहर लगते हो। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुमसे कितनी नफरत करती हूँ। बचपन से लेकर अब तक मैंने हमेशा तुम्हारी ही बात मानी है, लेकिन अब और तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। तुम चाहो तो मेरे माँ बाप को जाकर बता दो, या फिर पूरी दुनिया में जाकर अनाउंस कर दो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अयान से मोहब्बत करती हूँ और हर हाल में उसी से शादी करूंगी। और अब मेरे पीछे मत आना। मैं ये कहकर वहां से जाने ही लगी थी कि राहिल ने मेरे पेट पर हाथ रखकर मुझे उठा लिया था। वो कहा मेरी बात मानने के लिए तैयार था। एक बार फिर मुझे जबरदस्ती हवेली वापस लाया था, लेकिन इस बार उसने मेरे ऊपर यह एहसान किया था कि घर के किसी भी इंसान को उसने मेरी हरकत के बारे में नहीं बताया था। रात के 11 बजे का वक्त था। वो स्टडी रूम में बैठा किताब पढ़ने में बिजी था, मगर उसका ध्यान बार बार भटककर मेरी तरफ जा रहा था। क्या मैं सच में उसकी जिंदगी में एक तूफान हूँ? क्या मैं सच में उस पर बहुत सख्ती करता हूँ? उसने अपने आप से सवाल किया था। उसे हाँ में जवाब मिला था। मैं जो भी करता हूँ उसकी भलाई के लिए करता हूँ, ये कहकर उसने फिर से अपने आप को तसल्ली दी थी। फिर मोबाइल उठाकर उसने अपने खास आदमी को कॉल मिलाई थी। जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक उस अयान को अस्पताल में ही रहने दो। जब वो ठीक हो जाए तो उसे लेकर मेरे अड्डे पर आ जाना। एक बार फिर उसकी मेहमानदारी करूंगा, ताकि वो दोबारा कभी भी मेरी इज्जत पर हाथ डालने के बारे में अपने ख्वाबों में भी ना सोच सके। जी सर, आपका काम हो जाएगा। वो मुझसे बात करने के लिए मेरे कमरे में गया, लेकिन मैं कमरे में मौजूद ही नहीं थी। उसने बाकी लोगों से पूछा तो उन्होंने कांधे उचका दिए। बाहर जाकर जब उसने ड्राइवर से पूछा, जी साहब जी, वो तो थोड़ी देर पहले ही हवेली से बाहर निकली हैं। मैंने मैडम साहिबा से पूछा था कि कहाँ जा रही हैं, तो वो मुझे कहने लगी तुम अपने काम से काम रखो। तो मैं खामोश हो गया। चौकीदार बहुत ही मासूम और शरीफ था। तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? ये लड़की कहाँ पर गई होगी? वो भी आधी रात के वक्त। मैं अस्पताल में अयान के पास पहुंची हुई थी। मैंने अपना सर अयान के कांधे पर रखा हुआ था और फूट फूट कर रो रही थी। आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें यह सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। अयान ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन जबड़े में उठने वाले दर्द की वजह से वो बेचारा मुस्कुरा भी नहीं सका था, और ना ही वो हिल पा रहा था। जितना बुरी तरीके से राहिल ने उसको पीटा था, उसको तो ऐसा लगने लगा था कि बॉडी की आधी से ज्यादा हड्डी तो टूट चुकी होगी। लेकिन जब बाद में एक्सरे हुआ तो डॉक्टरों ने उसे खुशखबरी सुना दी। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 हड्डियां ही टूटी हैं। मैं उसके पास थोड़ा सा वक्त गुजार कर वापस हवेली में आ गई थी। राहिल, जो कि हवेली के दरवाजे के पास ही खड़ा था, मुझे गुस्से भरी नज़रों से घूरने लगा। हाँ, मैं अयान से मिलने के लिए गई थी। मैं उसको देखते हुए लापरवाही से कहती अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी थी। अभी तक तुम मेरी कज़िन हो, इसी वजह से तुम पर ज़्यादा सख्ती नहीं कर रहा था, लेकिन कल को जब तुम मेरी बीवी बनोगी तो मैं तुम्हारा ज़रा भी ख्याल नहीं करूँगा। तुम्हें अपने आप को मेरे हिसाब से ढालना होगा।
उसके लहजे में गुस्सा था। मैं ये बात सुनकर पहले तो हैरानी से उसे घूरने लगी और फिर अपनी गर्दन पीछे की तरफ गिराकर जोर जोर से हंसने लगी। मैं मतलब अलीशा, मैं अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोली थी, मैं तुमसे शादी करूंगी। मेरा टाइम इतना खराब नहीं है जो मैं तुम जैसे इंसान से शादी करके अपनी जिंदगी को तमाशा बनाऊंगी। मैं तुम पर थूकना भी पसंद नहीं करती हूँ। ये कहकर मैं गुस्से से अपने कमरे में चली गई थी, जबकि वो मुस्कुराते हुए मेरी पीठ को घूरने लगा था। अगले कुछ ही दिनों तक हम दोनों का सामना नहीं हो सका था। मैं अयान के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि अयान अचानक हॉस्पिटल से गायब हो गया था। न जाने उसे ज़मीन खा गई थी, आसमान निकल गया था। उसके माँ बाप भी अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे। पूरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ और सिर्फ अयान के गायब होने की खबरें चल रही थी। मैं उस दिन गुस्से से राहिल के कमरे में गई थी। मैंने आते ही राहिल का कॉलर पकड़ लिया था। वो जो पहले मुझे अपने कमरे में देखकर खुश हो गया था, मेरी इस हरकत पर उसका खून खोलने लगा था। मेरा कॉलर छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी। पहले मुझे ये बताओ कि अयान को कहाँ पर छुपा कर रखा हुआ है। मैंने तुमसे कहा मेरा कॉलर छोड़ो। अगले पल उसने मेरे दोनों बाजू पकड़कर जोर से झटक दिए तो मैं गिरने वाले अंदाज में जमीन पर बैठ गई थी। मैं जख्मी नजरों से राहुल की आंखों में देख रही थी। तुमने उसे कहाँ गायब किया है? मैं नहीं जानता। वो कांधे उचका गया था। मैं उसके कमरे से चली गई थी। उस रात में राहिल अयान के पास गया था। उसने अयान की तरफ से सब लोगों को कॉल मिलाई थी, जिसमें अयान ने अपने पेरेंट्स को कहा था कि मैं अपनी मर्जी से कश्मीर आया हूँ, कुछ वक्त मैं अपने आप के साथ गुजारना चाहता हूँ। उसने मुझे भी कॉल करके दो टुक अंदाज में कहा था, देखो हमारा जितना भी वक्त गुजरा वो बहुत अच्छा था और मैं कभी भी नहीं भूलूंगा, लेकिन हम लोग एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते हैं। ये कहकर उसने कॉल काट दी थी। मैं अयान से पूछना चाहती थी, उससे जवाब मांगना चाहती थी, मगर वो मुझसे बात करने के लिए मान ही नहीं रहा था। मुझे लग रहा था कि किसी ने मेरे दिल को अपने हाथों में पकड़कर जोर से दबोचा हो। पहली बार मुझे किसी से मोहब्बत हुई थी। कॉल करने के बाद अयान ने सहमी हुई नजरों से अपने सामने बैठे राहिल को देखा, जो चालाक मुस्कुराहट मुस्कुराया था। अगर तुम एक इज्जतदार इंसान होते और किसी अच्छे खानदान से बिलोंग रखते तो मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक नहीं करता, मगर तुम तो एक घटिया इंसान हो जिसने ना जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। ये कहकर वो उससे दूर जाकर खड़ा हुआ था और बोला, तुमसे दोबारा मुलाकात पुलिस स्टेशन में होगी। जब तक मुझे तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत नहीं मिल जाते तब तक तुम यहीं इसी जगह पर रहोगे। फिक्र मत करो, यहाँ पर तुम्हारी हर तरह से पूरी पूरी खातिरदारी की जाएगी। दरअसल अयान मासूम लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर दूसरे देश स्मगलर करता था। वो एक बहुत बड़ी गैंग का हिस्सा था। पिछले 2 सालों से उसने न जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। ना सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी में बल्कि बाकी यूनिवर्सिटी की लड़कियों को भी उसने महंगे दामों पर भेजा था। मेरे साथ भी वो यही सब कुछ करने का इरादा रखता था, मगर मुझे मासूम को तो कुछ पता ही नहीं था। छोड़ो मुझे, छोड़ दो, ऊपर वाले का वास्ता है, मुझे माफ़ कर दो। अब से तुम्हें तुम्हारा ऊपर वाला ही माफ़ कर सकता है। हम इंसान तो तुम्हें किसी सूरत में माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम जैसे लोगों पर यकीन करना अपनी सबसे बड़ी गलती समझता हूँ। ये कहकर वो लंबे लंबे कदम चलता हुआ उस कमरे से बाहर निकल गया था। जहाँ तक मेरा सवाल था, तो मैं उस वक्त ही होश की दुनिया में वापस आ गई थी, जब मैंने न्यूज़ चैनल पर अयान के हाथों में हथकड़ियाँ देखी थी। मुझे अपने आप से घिन महसूस होने लगी थी कि मैं किस तरह के इंसान के साथ रिलेशन में थी। ये तो अच्छा था कि अभी तक अयान के साथ कोई फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया था, वरना मैं कभी भी खुद से नज़रें मिलाने के लायक नहीं रहती। जहाँ तक राहिल का सवाल था, तो वो अभी भी मेरे मैटर में वैसे ही इंटरफेयर करता था। एक दिन मेरी दोस्त का बर्थडे था। मैं उसके बर्थडे पार्टी पर होटल में गई, लेकिन गलती से जेंट्स वॉशरूम में चली गई। उस पार्टी में यूनिवर्सिटी का हर इंसान ही इनवाइटेड था। मैं नहीं जानती थी कि पार्टी में राहिल को भी इनवाइट किया गया है। मैं हाथ धो रही थी जब राहिल बाहर निकला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये लेडीज़ वॉशरूम है। मैं उसको आंखें दिखाते हुए बोली। ये आंखें मुझे दिखाने के बदले अगर इस वॉशरूम को देखने में इस्तेमाल कर ली होती तो तुम्हें ये बात कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो सख्त लहजे में बोला था। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम लड़कियों का भी सिस्टम हम लड़कों जैसा ही है। मैंने आसपास देखा तो मेरा चेहरा एकदम ही शर्म से लाल हो गया था। उसी वक्त वॉशरूम में एक लड़का आया था। वो अपनी ही धुन में था। इससे पहले कि वो कुछ कहता, राहिल ने उसे रोक दिया। मैं अपना चेहरा छुपाती सर झुकाकर तेजी से वॉशरूम से बाहर निकली थी। मेरे पीछे पीछे राहिल भी बाहर आ गया था। फिजा ने जब हमें देखा तो उसके तन बदन में आग लग गई थी। ये दोनों एक साथ वॉशरूम में क्या कर रहे थे? जाहिर सी बात है वही सब कुछ कर रहे होंगे जो आजकल के लड़के लड़कियां करते हैं। फिजा की दोस्त ने उसे भड़काने वाले अंदाज में कहा था, तो फिजा मुझे गुस्से भरी नजरों से घूरने लगी।
एक तरफ ये बदतमीज़ कहती है कि इसको अपने कज़िन में इंटरेस्ट नहीं है और दूसरी तरफ देखो कैसे उसके साथ मज़े उड़ा रही है। तो तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ़ हो रही है? क्योंकि मैं राहिल से मोहब्बत करती हूँ, मगर वो बदतमीज़ उस लड़की के आगे पीछे घूमता रहता है। मुझे लगता है कि इन दोनों को अलग करने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसकी आंखों ने इस वक्त हम दोनों का पीछा किया था, जब तक कि हम दोनों उसकी नज़रों से दूर नहीं हो गए थे। राहिल और मैं दोनों ही उसके ख्यालों से पूरी तरह अनजान थे और अपनी अपनी ज़िंदगी की उलझन में उलझे हुए थे। उस रात दादी ने एक और बड़ा फैसला सुना दिया था। वो मेरी और राहिल की शादी करवाना चाहती थी। मैंने आसमान अपने सर पर उठा लिया था। मैं इस घटिया इंसान से शादी नहीं करूंगी जिसकी गर्लफ्रेंड यूनिवर्सिटी के हर कोने में मौजूद है। तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है? राहिल ने सब लोगों के सामने ठंडे लहजे में पूछा। आप मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्तों का टाइम दीजिए, मैं आपको सबूत लाकर दिखाऊंगी। मैं इस घटिया इंसान के कारनामे आप लोगों के सामने लाकर रखूंगी। अगर तुमने कोई भी गलती की, अगर तुमने राहिल के किरदार पर वार करने की कोशिश की, तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मेरी अपनी माँ मेरी आंखों में आंखें डालते हुए मुझे खबरदार कर रही थी। मुझे कोई शौक नहीं है किसी के किरदार पर इल्ज़ाम लगाने का। जो कहूँगी सच कहूँगी। ये कहकर मैं गुस्से से सीढ़ियाँ चढ़ती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी, जबकि राहिल मेरी पीठ को घूर कर रह गया था। मैं जानता हूँ कि मामला बहुत ख़राब है, लेकिन भरोसा रखो मेरी जान, सब कुछ जल्दी ठीक कर दूंगा। वो चाहता था कि हर एक बार वो मुझे आराम से बात करे ताकि आपस में गलतफहमियों को दूर किया जा सके। बचपन से लेकर आज तक वो मुझे पसंद करता था और मैं उसे अपने दिल के बहुत पास महसूस होती थी। वो अगर मुझ पर गुस्सा करता था तो मेरी भलाई के लिए करता था, और अगर पाबंदियां लगाता था तो वो भी इसी वजह से ही, कहीं ऐसा ना हो कि मैं बिगड़ जाऊं उसकी पाबंदियों पर। तो कभी मेरी माँ ने भी कोई इनकार नहीं किया था, बल्कि वो तो उसे और बढ़ावा देती थी, और ये देखकर मेरा खून खोलकर रह जाता था। सिर्फ मेरे माँ बाप नहीं, बल्कि हवेली का हर इंसान उसकी बातों को इम्पोर्टेंस देता था। वो जो कुछ भी कहता था वो पत्थर पर लकीर होता था, जबकि मैं हर बार ही उसके हर फैसले पर इनकार करती थी। इस सब के बावजूद भी कभी भी राहिल के दिल में मेरे लिए नफरत पैदा नहीं हुई थी। वो जानता था कि मैं छोटी हूँ, जिद्दी हूँ, कामाकल हूँ, जबकि वो मुझसे उम्र में 6 साल बड़ा था और अब यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर में था, जबकि मेरा पहला सेमेस्टर था। राहुल ने लेट यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी। उसकी उम्र भी 26 साल थी। बाप का बना बनाया हुआ बिजनेस था। गांव में ढेर सारी जमीन थी। सरदारी भी उसके हाथ में थी। उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। खानदान के हर इंसान को यही ख्वाहिश थी कि वो अपनी बेटी राहिल के साथ ब्याह दे, मगर उसने नाम लिया भी तो खानदान की सबसे बदतमीज, ढीठ और नकचड़ी लड़की, मेरा। और अब जोर शोर से मैं उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रही थी, मगर 3 दिन गुजरने के बाद भी मुझे कोई सबूत नहीं मिला था। दूसरी तरफ फिजा लगातार इन्हीं कोशिशों में लगी हुई थी कि किसी तरह हम दोनों को फंसवा सके। जब मैंने उसे जाकर बताया कि मैं इस तरह से राहिल से जान छुड़वाना चाहती हूँ, तो उसके होठों पर चालाक मुस्कुराहट फैल गई। अब उसने राहिल को मोहरा बनाने का फैसला किया था। उसने एक लड़की को कुछ पैसे दिए और उसे राहिल के साथ क्लासरूम में भेज दिया। बाहर से उसने दरवाज़ा बंद कर दिया था। उस दिन राहिल क्लासरूम में अकेला था और अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। उसका दोस्त कैंटीन से खाना लेने के लिए गया था कि तभी पीछे से वो आफत आ गई थी। अजनबी लड़की को अपने क्लास में देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए थे। तुम कौन हो? यहाँ पर क्या कर रही हो? इससे पहले कि वो कुछ और कहता, उस लड़की ने अपने कपड़े फाड़ना शुरू कर दिए थे। हे ऊपर वाले, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये सब कुछ बंद करो, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अभी तुम मुझे जानती नहीं हो। उसने लड़की को खबरदार करने की कोशिश की थी, मगर उसके बाद उसने ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ फिजा मुझे लेकर आई थी। मैंने ये मंजर अपनी आंखों से देखा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि राहिल इस हद तक गिर जाएगा। मैं उसके पास आई। राहिल मेरी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा था। शायद ये लड़की उसका साथ दे देगी। अगले ही लम्हे मेरा हाथ उठा और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। मुझे घिन महसूस हो रही है तुम्हें अपना कज़न कहते हुए। तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो। मैंने कुछ भी नहीं किया, उसने दो टुक लहजे में कहा था। तो ये सब कुछ क्या है? क्या ये लड़की झूठ बोल रही है? मैं चिल्लाते हुए बोली थी। राहिल बस मेरे चेहरे को घूर कर रह गया था। क्या मैं सच में उसके बारे में ऐसा सोचती थी? वो बस ये सोचकर रह गया था। थोड़ी ही देर में उन दोनों को एचओडी के कमरे में पेश कर दिया गया था। वो लड़की रो रो कर अपने ऊपर बीती हुई बातें एचओडी को सुना रही थी, जबकि मैं अपने घर में वापस आ गई थी। घर जाकर मैंने चिल्ला चिल्लाकर सबको राहिल की हरकत के बारे में बताया था और इनकार कर दिया था कि अब कुछ भी हो जाए,
कि अब कुछ भी हो जाए मैं उस आदमी से शादी नहीं करूँगी। दादी बहुत ज़्यादा परेशान थी। दादी खुद बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें लग रहा था कि ये सब कुछ झूठ है। उनके पोते पर इल्ज़ाम लगाया गया है। वो इतना कभी भी नहीं गिर सकता। उन्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा था। मुझे राहिल का साथ देना चाहिए था, बल्कि मैं उल्टा उसको सब लोगों के सामने बेइज्जत करके आ गई थी। उसी रात क्लासरूम में लगे हुए कैमरे की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई थी, जिसमें साफ-साफ पता चल रहा था कि उस लड़की ने राहिल को फंसाने की कोशिश की है। जब मुझे इस बारे में पता चला तो मेरा दिल डर के मारे धड़कने लगा। राहिल की लाल आंखें, उसके गुस्से के एक्सप्रेशन मेरी आंखों के सामने घूमने लगे थे। राहिल उस रात घर वापस आया। लाउंज में ही खड़े खड़े उसने अनाउंस कर दिया कि मैं कल अलीशा से शादी करूंगा। मैं और इसको 1 मिनट भी नहीं दे सकता। मैंने बहुत ज्यादा हंगामा मचाया, मगर किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी थी, यहाँ तक कि मेरी अपनी माँ ने भी। मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि सिर्फ शादी ही है, कौन सा मैं उसके साथ उसके कमरे में चली जाऊंगी। मगर शादी के फौरन बाद ही राहिल ने मुझे अपने कमरे में बुलाने का ऐलान भी कर दिया था। उसके साथ साथ ये बात भी कह दी थी उसके साथ साथ ये बात भी कह दी थी कि वो मुझे इस हवेली में नहीं रखेगा, बल्कि वो मुझे अपने साथ कश्मीर लेकर जाएगा। राहिल की डिग्री वैसे भी पूरी हो चुकी थी और आजकल वो थीसिस कंप्लीट कर रहा था। कल उसने उसकी भी रिपोर्ट सबमिट करवा दी थी। वो बिल्कुल फ्री हो गया था। उसका जो बिजनेस कश्मीर में चल रहा था वो उसको टाइम देना चाहता था। जहाँ तक वीज़ा का सवाल था तो वो भी राहिल के सामने एक्सपोज हो गई थी। उसने चाल गलत चली थी। उसने राहिल को नहीं बल्कि मुझे फंसाना चाहा था, क्योंकि अभी इस हरकत पर राहिल मेरे और पास हो गया था। शादी के दिन वो मुझे लेकर हवेली मजबूरी में वापस आया था, क्योंकि दादी ने उन्हें सुबह हवेली से निकलने के लिए कहा था। पूरी रात में भारी जोड़े में बैठी बेड पर अपने हस्बैंड का इंतजार करती रही थी। बैठे बैठे मेरी कमर दुखने लगी थी। अभी मुझे सोए हुए सिर्फ कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि किसी ने मुझे बाजू से पकड़कर एक झटके से खींचा। मैं घबराकर उठ बैठी। वो दुश्मनी जान मेरे चेहरे पर झुका हुआ था। अभी 5 मिनट पहले ही मेरी आंख लगी थी। मैंने सर हिलाते हुए कांपते हुए लहजे में कहा, आई एम सॉरी। मैंने अपनी नजरें झुका ली थी। मुझे दिल से अपनी गलती का एहसास हो रहा था, बल्कि अब मेरी सारी गलतियां उसकी नज़रों के सामने घूम रही थी। मैंने शुरू से लेकर अब तक अपने कजिन को गलत समझा था और मैं इस पर शर्मिंदा भी थी। मैं उससे माफ़ी मांगकर सारे मैटर ठीक करना चाहती थी, लेकिन इस बार राहिल टेढ़ा हो गया था। मुझे तुम्हारी सॉरी की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से जाओ चेंज करो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ये कहकर बेड पर लेट गया था, जबकि मैं खाली खाली नज़रों से उसके चेहरे को घूरने लगी थी। क्या मैंने किसी और लैंग्वेज में कहा है? वो मेरे होठों पर अपना अंगूठा फेरते हुए गुस्से भरे लहजे में बोला। मैं मासूमियत से ना के इशारे में सर हिलाने लगी थी। जल्दी से फ्रेश होकर आओ और आकर मुझे मेरा हक दो। मैं अभी इस सब के लिए मेंटली, ये तमाशा मेरे सामने मत लगाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी कमर पर अपने दोनों हाथ मजबूती से जमाता हुआ वो मेरे चेहरे को अपने चेहरे के पास ले गया था। पहले भी मैंने तुम्हें बहुत ढील दी थी और उसका रिजल्ट तो मैं देख ही चुका हूँ। वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारी औकात में वापस लाया जाए। उसके हाथों की पकड़ मजबूत हो गई थी। तकलीफ के मारे मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। मैं आपसे माफ़ी, किस चीज़ की माफ़ी मांगोगी तुम? सारी दुनिया के सामने मुझे बेइज्जत करने की, या फिर मुझे मेरी ही नज़रों में गिराने की, या फिर मुझे ये सोचने पर मजबूर करने की कि आखिर मेरी ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो मैंने तुम जैसी लड़की से मोहब्बत की। वो मेरी गर्दन को अपने हाथों में दबोचते हुए बोला। जब मेरा दम घुटने लगा तो उसने एक झटके से बेड पर मुझे फेंक दिया। मैं 3 तक गिनती गिनूंगा। ये सुनकर मैं भागती हुई वॉशरूम में घुस गई थी। दरवाजे के साथ टेक लगाकर मैं गहरी गहरी सांस लेने लगी थी। हे ऊपर वाले, मेरी मदद करना, मैं इस इंसान का ये रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। उसके गुस्से के बारे में सोचकर ही मुझे रोना आ रहा था। 5 मिनट के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने जल्दी से मुंह हाथ धोया और सिंपल कपड़े पहनकर बाहर आ गई, जहाँ पर वो बेड पर बैठा था। जैसे ही मैं उसके पास जाकर खड़ी हुई, राहुल ने मेरा बाजू पकड़कर एक झटके से मुझे अपनी तरफ खींच लिया। अब मैं उसके नीचे थी। वो गौर से मेरे चेहरे को एक एक फीचर को देख रहा था। अगले लम्हे वो मेरे चेहरे पर उंगलियां फेरने लगा था। मैंने आंखें बंद करी हुई थी और मैंने अपनी सांस भी रोकी हुई थी। तुम सांस ले सकती हो, तुम्हें इतनी परमिशन है, वो मेरे कानों पर झुकता हुआ बोला था। मेरी धड़कनों को सहलाने लगा था। मैं उसकी पकड़ में किसी मछली की तरह तड़प रही थी। मेरे दिल में राहिल के लिए जितनी भी नफरत और गलत फहमी थी, वो उस वक्त खत्म हो गई थी जब दादी ने मेरे ऊपर सारे राज खोल दिए थे। दादी ने मुझे समझाया था कि बचपन से लेकर अब तक अगर उसने मुझ पर कोई सख्ती की है तो वो सिर्फ और सिर्फ भलाई के लिए थी। दादी ने मुझे ट्रिप के बारे में बताया था,
जब मैं घर वालों से छुपकर अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए ट्रिप पर गई थी, मगर वहां पर मेरे साथ एक एक्सीडेंट हो गया था। उस वक्त भी राहिल ही था जो मेरे लिए सब घर वालों से लड़ा था, लेकिन इस बारे में मुझे मालूम ही नहीं था। सारी सच्चाई जानने के बाद मुझे दिल से अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था और अब मैं राहिल से माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन उसे मनाना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था। राहिल ने मेरी धड़कनों को छोड़कर फिर से मेरी गर्दन पर अपना चेहरा छुपा लिया था और प्यार से मेरी गर्दन को काटने लगा था। उसकी सख्ती धीरे धीरे नरमी में बदलती जा रही थी। उसकी बाहों में उसकी पसंदीदा औरत मौजूद थी, वो औरत जिसे उसने बचपन में चाहा था और जिसे उसने अपनी बीवी बनाने का ख्वाब देखा था। वो कैसे इस औरत के साथ सख्ती कर सकता था? वो कैसे मुझे दर्द दे सकता था? मैं तो संभाल कर रखने के काबिल थी। फिर से वो मेरे होठों पर झुक गया था और बूंद बूंद मेरे होठों को पीने लगा था। मैं उससे खुद से दूर नहीं करना चाहती थी और ना ही मैं कोई रोकना चाहती थी। ये चीज़ मुझे हैरान भी कर रही थी और मुझे हौसला भी दे रही थी। वो तो समझ रहा था कि मैं चिल्लाऊंगी, मगर मैंने खामोशी से अपने आप को उसके हवाले कर दिया था। जब उसकी शिद्दतें बढ़ने लगी तो मैंने अचानक राहिल के सीने पर हाथ रखा था। मैं उससे थोड़ा सा दूर हटी और गहरी गहरी सांस लेकर अपने आप को ठीक करने की कोशिश करने लगी। इस बीच भी वो मेरे चेहरे पर एक एक फीचर को देख रहा था, जबकि मैं तड़प रही थी। कुछ देर यूं ही खामोशी रही। राहिल की नज़रें अब की बार मेरी शर्ट पर अटकी हुई थी, जो अभी तक मेरे ऊपर लिपटी हुई थी। अब मैं उसकी आंखों से घबरा रही थी। जैसे उसने अपना हाथ मेरी शर्ट के पास किया, शर्म से मैं ना के इशारे में सर हिलाने लगी थी। मैंने राहिल को खुद से दूर करने की कोशिश की तो वो मेरे दोनों हाथों को अपने हाथों में जकड़कर उंगलियां अपनी उंगलियों में फंसाकर बेड के साथ लगा चुका था। लेकिन ऐसे में तुम्हारी शर्ट कैसे उतारूंगा? अगर राहिल को राजी करने के लिए ये सब जरूरी था तो मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार थी। अगर वो मुझे हासिल करके मुझे माफ करने के लिए तैयार हो रहा था तो फिर मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की क्या बात थी? राहिल ने खुद को कंट्रोल किया। वो मुझसे बदला ले रहा था या फिर अपनी मोहब्बत निछावर कर रहा था। खैर, जो भी कुछ था, ये लम्हे बहुत ही खूबसूरत थे। जैसे जैसे रात गुजरती जा रही थी, मेरी सिसकी चली जा रही थी। सुबह जब मैं सोकर उठी तो वो कमरे में कहीं भी मौजूद नहीं था। रात की बातें जब मेरी आंखों के सामने घूमने लगी तो मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। यानी वो इंसान चाहकर भी मुझसे नाराज नहीं हो सकता था। अगर वो इंसान सच में मुझसे नफरत करता होता तो वो मेरी मासूमियत को कुचल देता और मुझ नन्ही सी जान को तोड़ देता। लेकिन उसने मुझे बहुत ही संभाल कर रखा था, मेरा प्यारा सा खड़ूस हस्बैंड। मैं कमरे में लगी उस पिक्चर को देखते हुए बोली, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें 1 घंटे के अंदर यहाँ से निकलना है। वो कमरे के अंदर आता हुआ बोला, लेकिन उसके चेहरे पर कोई मोहब्बत नहीं थी। मुझे लग रहा था ये सुबह बहुत खुशी से भरी होगी, मगर ये क्या, मेरा हस्बैंड तो मुंह बनाया हुआ था। यानी अभी मुझे थोड़ी सी मेहनत और करनी थी। इतनी आसानी से वो भी राजी होने वालों में से नहीं था। अब राहिल को भी ये बात समझ आ चुकी थी कि मैं उसे राजी करने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाऊंगी। इसी वजह से वो और ज़्यादा भाव खा रहा था। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। मैं उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली, ये काम बहुत ही मुश्किल था। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। वो अपने बाजुओं को सीने पर बांधकर मेरे चेहरे को देखने लगा था। हम दोनों में सब कुछ नॉर्मल कब होगा? जहाँ तक मुझे लगता है सब कुछ नॉर्मल है। वो सख्त लहजे में कहता, मुझे साइड पर हटाता, फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया था। है मेरे ऊपर वाले, अब क्या मुझे उस इंसान को सॉरी बोलना पड़ेगा? मैंने तो कभी अपने माँ बाप को भी सॉरी नहीं बोला, मैं इसको कैसे सॉरी बोलूँ? जब वो बाहर आया तो मैं फिर से उसके पीछे पीछे चलने लगी। मैं लगातार बोले जा रही थी और फालतू बातें बोल रही थी। अभी तक मैंने अपने मुंह से सॉरी नहीं बोला था। राहिल भी सिर्फ और सिर्फ मेरी माफ़ी मांगने का ही इंतज़ार कर रहा था, वरना वो तो दिलो जान से मेरे ऊपर फिदा था। उस दिन जो कुछ भी हुआ था, उसने शादी के दिन ही सब कुछ अपने दिमाग से झटकने का फैसला किया था। बाकी का जो थोड़ा बहुत गुस्सा था वो कल रात ही खत्म हो गया था। अभी वो खुद को काफ़ी हल्का महसूस कर रहा था। वो मुझे लेकर कश्मीर चला आया। मौसम बहुत ही प्यारा और रोमांटिक था। मुझे उसका साथ बहुत ही पसंद आने लगा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने आप को इस इंसान के हवाले कर दूं, मगर अब वो इंसान मुझसे नजरें फेर कर खड़ा हो गया था, ऐसे जैसे वो मेरे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा हो। और ये चीज़ मुझे तकलीफ पहुंचा रही थी। रात के 11 बजे का वक्त था जब वो घर के अंदर आया। उसने देखा मैं ब्लैक कलर की साड़ी पहने हुए थी, जिसका ब्लाउज पे एक लेस था। उसने एक गहरा सांस लेकर अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। वो मेरे ऊपर से नजरें हटाना चाहता था, जो उसे इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा था। मैं उसके लिए टेबल पर खाना सजा रही थी, क्योंकि चौकीदार ने मुझे उसके अंदर आने की खबर दे दी थी। अरे आप आ गए, मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी।
ये कहकर मैं उसके पास गई और अपने बाजू उसकी गर्दन पर डाल दिए। वो गौर से मेरे चेहरे को देखने लगा। दूसरी तरफ मेरे चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ मासूमियत फैली हुई थी। देखिए, मैंने आपकी पसंद की बिरयानी बनाई है। मैं तुमसे नाराज़ हूँ। उसने मुझे याद करवाना ज़रूरी समझा था। मुझे तो लगा था कि कल रात आपने सारी नाराज़गी दूर कर दी है। आई एम रियली सॉरी। मैंने आपको हमेशा गलत समझा। ये कहकर मैं उसके और पास हो गई थी। मैंने अपना सर राहिल के कंधे पर रखा हुआ था। मैं जानती हूँ कि मैं हर बार ही गलती करती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि हर बार आपने मुझे बचाया, मगर मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं इस पर भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मगर मैं वादा करती हूँ दोबारा आपको कभी तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगी और ना ही कोई ऐसी हरकत करूँगी जो आपको बुरी लगे। मैं आपसे वादा करती हूँ, आप जैसा चाहेंगे मैं वैसी बन जाऊँगी। तुम मेरे साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रही, या तुम्हें मेरे साथ कोई खेल खेलने का इरादा तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कल उसके करीब जाने से डर रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि राहिल मेरे साथ हिसाब किताब पूरा करेगा। लेकिन अब राहिल ने मुझे बहुत प्यार से समेटना शुरू कर दिया था कि मैं चाहते हुए भी खुद को नहीं रोक पाई थी। तुम्हें मुझे मनाना होगा। आप जो भी कहेंगे मैं तैयार हूँ। पक्का प्रॉमिस? वो मेरी आंखों में देखते हुए पूछने लगा। प्रॉमिस? तो फिर ठीक है। वो मुझे अपनी गोद में उठाकर मुझे कमरे की तरफ ले गया था। मुझे भूख लगी है, मैंने धीमे लहजे में कहा। पहले मेरी भूख मिटाओ, उसके बाद तुम्हारी पसंद का खाना खिलाऊंगा। उसने एक शर्ट मेरे हाथ में दी और बोला, ये पहन कर आओ। और इसके साथ पैंट? नहीं, कोई पैंट नहीं है, बस यही पहनो। मैं शर्म से लाल होने लगी थी। लेकिन जल्दी जाओ, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। उफ, एक तो ये आपकी 3 तक की गिनती कभी खत्म नहीं होगी। मैं भागती हुई वॉशरूम में घुस गई थी। मैं बाहर निकली तो अपनी टांगों को छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो शर्ट घुटनों से भी ऊंची थी। मैं कपकपाती हुई उसके पास आकर खड़ी हुई तो राहिल ने एक झटके से मेरा बाजू पकड़कर मुझे अपने ऊपर लिटा लिया था। वो प्यार से मेरे होठों को अपनी पकड़ में ले चुका था। उसने मेरी कमर पर अपने हाथों को मजबूत किया। अब मैं भी उसका साथ देने लगी थी। हम दोनों एक बार फिर से एक दूसरे में गुम होने लगे थे। वो मेरी तरह बेवकूफ़ बनकर मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था। इसी वजह से उसने मुझे माफ़ कर दिया था और अपनी बाहों में समेट लिया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।